और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए हैं। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में 30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे। अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के पीछे कई स्पेसिफिक रीजंस हैं। इसकी सफलता में आइडिया, इमेजिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन जैसे कोर एलिमेंट शामिल है। अगर मैं आइडिया की बात करूं तो वाइब्रेंट गुजरात एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट था जिसके बारे में भारत में कम ही लोगों ने सुना था, लेकिन समय के साथ मिली सफलता से लोगों को इसका महत्व समझ आया। कुछ समय बाद दूसरे राज्यों ने भी अपनी तरह के बिजनेस एंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुरू कर दिया। एक और अहम फैक्टर है इमेजिनेशन। हमने अलग तरह से सोचने का साहस दिखाया। हम उन दिनों प्रदेश के स्तर पर ही कुछ बहुत बड़ा सोच रहे थे, कुछ ऐसा जो देश के स्तर पर भी न हो पाया हो। हमने एक देश को अपना पार्टनर कंट्री बनाने का साहस दिखाया और डेवलप कंट्री को एक छोटा राज्य दुनिया के एक डेवलप कंट्री को पार्टनर कंट्री बना दे, ये सोच भी आज थोड़ा लगता हो। उस समय जरा कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा, लेकिन कर लिया। देश के किसी अकेले राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। साथियों, आइडिया और इमेजिनेशन कितने भी अच्छे हो, लेकिन इनके लिए पूरे सिस्टम को मोबिलाइज करना और रिजल्ट्स डिलीवर करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा काम है जिसके लिए बड़ी प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश, हर डिटेल पर नजर और अथक परिश्रम की जरूरत होती है ताकि इस स्केल का आयोजन हो सके। मैंने पहले भी कहा है, सेम ऑफिसर्स, सेम रिसोर्सेज और सेम रेगुलेशंस के साथ हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात समिट की एक और पहचान नोट करने वाली है। आज वाइब्रेंट गुजरात वन टाइम इवेंट से एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसका सिस्टम और प्रोसेस सरकार के भीतर और सरकार के बाहर साल भर स्वतः चलता रहता है। चीफ मिनिस्टर्स बदले, करीब करीब पुराने लीडिंग ऑफिसर तो सारे के सारे रिटायर्ड हो गए। जो 2001 में पहली बार गुजरात आए होंगे ऐसे अफसर आज गुजरात संभाल रहे हैं, सीनियर हो गए हैं। समय बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर बार वाइब्रेंट गुजरात सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचता रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रोसेस को संस्थागत बना दिया। इस सफलता की जो कंसिस्टेंसी है, उसके लिए यही ताकत इसका आधार है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वैसे ही बल दिया। कहां कभी टागोर हॉल में कार्यक्रम होता था, फिर कभी यहां साइंस सिटी में ही तंबू लगा करके कार्यक्रम किया था, और आज महात्मा मंदिर बन गया। साथियों, जिस भावना के साथ हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट को आगे बढ़ाया, वैसा
आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये समिट करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो। वो अपने एक दायरे में सिकुड़ करके बैठे हुए हैं। एक गुजरात का मुख्यमंत्री उस समय देश के मुख्यमंत्रियों को आग्रह करता था कि समिट हो रही है, आप भी अपना झंडा गाड़िए, आप भी अपना स्टॉल लगाइए, आप भी सेमिनार कीजिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दूसरे राज्यों को भी शामिल होने के लिए अवसर दिया जाता था। हमने राज्यों को इनवाइट किया था, आप भी आइए, अपनी शक्ति इसमें लगाइए, फायदा उठाइए। हमने स्टेट सेमिनार का आयोजन किया जिसमें कई राज्य आते थे, और वाइब्रेंट समिट के दरमियान कहीं पर उड़ीसा का समिट चल रहा है, कहीं तेलुगु समिट चल रहा है, कहीं पर हरियाणा जम्मू कश्मीर का समिट चल रहा है। इसके अलावा गुजरात में आयुर्वेद का एक पूरे देश का समिट, प्रोग्रेसिव फार्मर्स का एक बहुत बड़ा समिट, ऑल इंडिया लॉयर समिट, ऐसे भांति भांति के वर्टिकल्स, इसका भी ताना बाना हम लगातार बनाते जाते थे। हम गुजरात का विकास भी नेशनल विजन के तहत कर रहे थे। साथियों, 20वीं शताब्दी में हमारा गुजरात, हमारी पहचान क्या थी? हम एक ट्रेडर स्टेट के रूप में जाने जाते थे। एक जगह से लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे, बीच में जो भी दलाली मिले उससे गुजारा करते थे। ये हमारी छवि थी। लेकिन 20वीं सदी की उस छवि को छोड़ करके 21वीं सदी में गुजरात ट्रेड के साथ एक एग्रीकल्चर पावर हाउस बना, एक फाइनेंशियल हब बना और एक इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में उसकी एक नई पहचान बन गई। इसके अलावा गुजरात की ट्रेड बेस्ड रेपुटेशन भी काफी मजबूत हुई। इन सभी के पीछे वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों की सफलता है, जो आइडिया, इनोवेशन और इंडस्ट्रीज के इंक्यूबेटर की तरह काम कर रहा है। हमारे पास पिछले 20 वर्षों के हजारों सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज है। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग और एफिशिएंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन से यह संभव हो सकता है। टेक्सटाइल और एपरल इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड बन रहा है। बीते 2 दशकों में हम अलग अलग सेक्टर्स में नए मुकाम तक पहुंचे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2001 की तुलना में हमारा निवेश करीब 9 गुना बढ़ा है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 12 गुना बढ़ोतरी हुई है। केमिकल सेक्टर में गुजरात देश और दुनिया की तमाम कंपनियों की पसंद बन गया है। आज भारत की डाइस एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात का योगदान करीब 75% है। एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री निवेश में गुजरात का हिस्सा देश में सबसे अधिक है। आज गुजरात में 30,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर में गुजरात एक इनोवेशन ड्रिवन, नॉलेज फोकस फार्मा इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग में 50% से ज्यादा और कार्डियक स्टेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में करीब 80% हिस्सा गुजरात का ही है। जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो पूरी दुनिया के प्रोसेस डायमंड्स का 70% से ज्यादा हिस्सा गुजरात का है। भारत के डायमंड एक्सपोर्ट्स में गुजरात का योगदान 80% है। सिरामिक सेक्टर की बात करें तो गुजरात का मोरबी क्षेत्र अकेले ही देश के सिरामिक मार्केट में
90% शेयर रखता है। यहीं पर सिरामिक टाइल्स, सैनिटरी वेयर और अलग अलग सिरेमिक प्रोडक्ट्स की करीब 10,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। गुजरात भारत में टॉप एक्सपोर्टर भी है। पिछले साल राज्य ने करीब $2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। आने वाले समय में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेक्टर होगा। साथियों, हमने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की तो हमारा इंटेंशन था कि राज्य देश की तरक्की का ग्रोथ इंजन बने। समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? जब हम यहां काम कर रहे थे तब हमारी कल्पना थी, हमारी सोच थी कि गुजरात देश का ग्रोथ इंजन बने। चलिए, थोड़े लोगों को समझ आया। देश ने इस परिकल्पना को हकीकत बनते देखा है। 2014 में जब हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया तो हमारा लक्ष्य भी विस्तार हुआ और हमारा लक्ष्य था कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। आज अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, एक्सपर्ट्स इसी सूर में बात कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है। अब भारत को दुनिया की, और ये मेरी आपको भी गारंटी है, आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। ये मोदी की गारंटी है। इसलिए मैं यहां मौजूद मेहमानों से, भारत के उद्योग जगत से एक अपील भी करना चाहता हूं। आप सभी ऐसे सेक्टर्स के बारे में सोचें जहां पर भारत अपनी नई संभावना बना सकता हो या अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकता हो। हमें यह भी सोचना होगा कि वाइब्रेंट गुजरात कैसे इस मिशन को मोमेंटम दे सकता है। जैसे भारत आज दुनिया में सस्टेनेबिलिटी के लिए उस विषय में आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है, लीड कर रहा है। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे इस समिट से ज्यादा लाभ मिले, हमें ये भी सोचना होगा। आज एग्रीटेक एक उभरता हुआ क्षेत्र है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को तेजी से विस्तार हो रहा है। श्री अन्न के बढ़ते उपयोग से हमारा जो मिलेट्स है वो आज दुनिया के बड़े बड़े भोजन समारंभ में डाइनिंग टेबल पर उसकी जगह बन गई है। श्री अन्न के उपयोग से नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, उसमें बदलाव और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना होने की संभावनाएं बहुत नए मौके लेकर के आई है। आज के डीपली कनेक्टेड वर्ल्ड में फाइनेंशियल कोऑपरेशन के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। गुजरात के पास पहले से ही गिफ्ट सिटी है जिसकी प्रासंगिकता हर दिन बढ़ रही है। गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है।
यहां केंद्र, राज्य और आईएफएससी अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए। इसके लिए हम अपने लार्ज डोमेस्टिक डिमांड का फायदा उठा सकते हैं। वाइब्रेंट गुजरात के सामने ये लक्ष्य है कि वो कैसे गिफ्ट सिटी को और सशक्त करे ताकि इसकी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़े। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता की चर्चा के बीच मैं ये भी कहूंगा कि रुकने का समय नहीं है। पिछले 20 वर्षों से अगले 20 वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वाइब्रेंट गुजरात के 40 साल पूरे होंगे, वो भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष के निकट पहुंचा होगा। यही समय है जब भारत को एक ऐसा रोड मैप बनाना होगा जो उसे 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में हम उसको दुनिया के सामने प्रस्थापित करें। मुझे विश्वास है आप सभी भी इसी दिशा में जरूर कदम उठाएंगे, जरूर आगे आएंगे। अभी वाइब्रेंट समिट तो जनवरी में होने वाली है। राज्य सरकार और यहां के उद्योग जगत के साथी पूरी ताकत से लगे ही भी होंगे। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि आज जब आपने मुझे बुलाया तो मैं भी 20 साल छोटा हो गया और पुरानी उस यादों में खो गया। उस भयंकर दिवसों से गुजरात को कैसे निकाला है और आज कहां पहुंचा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है दोस्तों। मैं फिर एक बार इस 20 साल को याद करने के लिए गुजरात सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपके बीच आकर के पुराने दिनों को स्मरण करने का अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए राज्य और राष्ट्र को आपका योगदान, प्रगति की यह विरासत देश को अर्पण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी मानक उपस्थिति के लिए बहुत बहुत तालियों से धन्यवाद कहते हैं और फिर से गुजरात की भूमि पर पधारने
के लिए गौरवशाली होना चाहिए और हर भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि दुनिया को सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद हमने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। दुनिया के अंदर विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए, यह भारत ने दिया। इस पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, हमें अपने तीर्थों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये तीर्थ वास्तव में जिन्हें हम धर्मस्थल कहते हैं, ये केवल धर्मस्थल नहीं है। सामान्य भौतिक चक्षु से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए वो एक धार्मिक स्थल हो सकता है, लेकिन अगर आप विराट दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास करेंगे, ज्ञान चक्षु खोल करके अगर आप उसको देखने का अवलोकन करेंगे, तो आपको लगेगा कि केवल ये मंदिर नहीं है, ये धाम नहीं है, बल्कि यह तो भारत की एकात्मता का आधार भी है। पूरा भारत इन मंदिरों में आता है, यहां से प्रेरणा प्राप्त करता है, यहां से प्रकाश प्राप्त करता है, एक नई दिशा प्राप्त करता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन नहीं करना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो जीवन में एक बार गंगा स्नान करने की इच्छा न रखता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने की अभिलाषा न रखता हो? कौन ऐसा भारतीय होगा अगर वह राजनीतिक संकीर्णता के किसी दायरे में कैद होकर के नहीं है, तो जिसको अयोध्या में भगवान राम की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो, जिसको भगवान श्री कृष्ण की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो? और मुझे लगता है हर भारतीय को करना चाहिए। कौन ऐसा भारतीय होगा जो देश के आजादी के नायकों के प्रति सम्मान का भाव न रखता हो? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सरदार भगत सिंह हो, अशफाउल्लाह खां हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, कौन नहीं इन पर गौरव की अनुभूति करता है? हर भारतीय करता है। ये विरासत का सम्मान। लेकिन चौथा है नागरिकों के साथ समान व्यवहार। हर नागरिक के साथ एक समान व्यवहार भी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर, अमीर और गरीब के नाम पर, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। और पांचवा है नागरिक कर्तव्य। हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य होना चाहिए। क्या कर्तव्य होना चाहिए? मैं जीऊंगा तो मातृभूमि के लिए जीऊंगा, कुछ कार्य करूंगा तो मातृभूमि को ध्यान में रख करके कार्य करूंगा, देश के हित को ध्यान में रखकर करूंगा। और जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में एक भाव आ जाएगा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, देश प्रथम का यह भाव जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में आ जाएगा, उस दिन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज की ये संगोष्ठी उसी नागरिक कर्तव्य के साथ, प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण के साथ आपको जोड़ते हुए उसी नागरिक कर्तव्य के साथ जोड़ने का आह्वान कर रही है। हम भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, वह अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा तो स्वाभाविक रूप से हर एक क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। एक छात्र है, अच्छा पढ़ाई करे, प्रयास करे, अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अध्ययन करें, अपनी पाठ्यक्रम के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में भाग लें, देश और दुनिया की जानकारी भी लें। एक भाव उसके मन में आना चाहिए, आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान की धाराएं जहां से भी आ सकती है उसको लेने का प्रयास एक विद्यार्थी का धर्म होना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। एक युवा रोजगार के लिए जा रहा है, अगर कहीं भी उसको नौकरी या रोजगार मिलता है तो पूरी तन्मयता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उस कार्य को पूरा करें। एक शिक्षक अध्यापन के साथ तो जुड़ता है, लेकिन अपने अध्ययन के क्रम को बाधित भी न होने दे।
समाज के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा, अपने आप ही भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज देश के अंदर ये भाव पैदा हुआ है जिसमें हम सबका दायित्व राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, हमारा मत या मजहब इसके बाद, हमारा परिवार उसके बाद, हमारा स्वयं का अधिकार उसके बाद चौथे नंबर पर इसका नंबर आएगा। लेकिन दुविधा कब आती है? जब हम अपने स्वयं के कर्तव्य को, स्वयं के अधिकार को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं और राष्ट्र को सबसे बाद में प्राथमिकता देते हैं, तभी समस्या खड़ी होती है। इसलिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा और उसको नागरिक कर्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ते हुए पहले राष्ट्र, फिर मत या मजहब, फिर उसके बाद परिवार और अंत में स्वयं के बारे में, यह बातों को अगर हम एक साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿದ್ದಾಗ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಇಂಡಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತ MK ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಂದಿನ ಗಮನ ಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ 3000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 1 ಕೋಟಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು, ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ AC ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಳೆಯ ಸಂಭವ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ನಾವಿದರಲ್ಲಿ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಜನ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸಬಾರದು ಅಂತ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಳೆದ 4 ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ವಾದಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೆಂಬರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾರೋ ಮಾತನಾಡಿಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಂಸದರು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆಯೋ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗಳು
ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೆಖಾವತ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ. ತಮಿಳುನಾಡು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ವರ್ಷದ ಅವರ ನೀರಿನ ಕೋಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ 70% ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿದೆ. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಡ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 1 ಕೋಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಇದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ. ಇದನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ. 3000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಿಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೃಪ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆದೇಶ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಅದು 15 ದಿವಸ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತನಕ ಬಿಡಿ, 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ತೃಪ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆದೇಶ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ. ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ CWMA ಎದುರುಗಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ AC ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಬಿನಿ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ, KRS ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀರಿನ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ, ಗುರುತಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. हेलो भारत माता की, हेलो भारत माता की। सर 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 ಎತ್ತಿ ಬೇಡ ಅದು ಸರ್ ಸರ್ ನೀತಿಗಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜಂಟಿ ಹೋರಾಟ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ.
फिर रहे हैं कि उनका मूड नहीं था, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दी। और अब लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग शुरू की है एमपी के मन में मोदी, तो क्या एमपी के मन से मामा खत्म हो गए? दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए। ये घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। और मैंने आज, मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा के। लेकिन क्या होता हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कितना ही वो लोग कर लें। अब लाडली बहना, अरे 19 साल बाद आपको बहना याद आ रही है, लाडली बहना। तब तो क्या करते रहे, लाडली बहना के पतियों के, बच्चों के, वो जब बिजली के बिल की वसूली ने लोगों की कुड़की की, तब मामा जी को अपनी भांजियों पर दया नहीं आई, अपनी बहनों के जीजा जी पे दया नहीं आई, उनको जेल भेज दिया। ये फर्जी जो है ना, मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भैया, ये सब नाटक नौटंकी है। इन्होंने न भाई की मदद की, न बहना की मदद की। सर, केरला में मंदिर के दर्शन भी आपने किए हैं, क्या कुछ अभी? आप सभी को जय महाकाल। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल की सरकार केवल 15 महीने छोड़कर किसी वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें छीन ली, उन पर अत्याचार किए, उनके पट्टे कैंसिल कर दिए। जंगल की ज़मीन पर जो अधिकार था आदिवासियों का, उसको जो पट्टे मिलने थे उसमें उन्होंने अधिकांश लोगों के पट्टे कैंसिल कर दिए। व्यापारियों को लूटा, चंदा वसूली की और जीएसटी के नाम पर परेशान किया व्यापारियों को। किसानों का कर्जा माफ़ करने का हमने निर्णय लिया और माफ़ भी हुए। 27 लाख लोगों के किसानों के कर्जे माफ़ हुए, 1 लाख तक के। हमारा वादा 2 लाख तक का था। 2 लाख
तक हम कर देते, लेकिन उसके पहले उन्होंने सरकार गिरा दी। तो किसानों के साथ भी नुकसान किया, उनका भला भी नहीं किया। आदिवासी भाइयों के, अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों के बच्चों के बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है, वो नहीं भरा। 1.5 लाख नौकरियां उनको मिल सकती थी, नहीं भरी। जो उनको छात्रवृत्ति मिलती है, आज पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं दी गई। पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण का वो पूरा नहीं कर पाए, जबकि हमने कर दिया था। कौन सा वर्ग आज उनको आशीर्वाद दे? जब लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों के हक छीन रहे हो, उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि दंड देना चाहिए? इसलिए भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप है। लोगों में गुस्सा है, लोग दंड देने के लिए बैठे हुए हैं। उनको काली कमाई का गुरूर है कि वे खरीद लेंगे। जो बिकने वाले से बिक गए, अब कोई बिकने वाला नहीं है। सर, 2 प्रश्न हमारे हैं कि एक तो ये काम है, मंदिर के दर्शन भी आपने किए हैं, क्या कुछ अभिलाषा है? आप सभी को जय महाकाल। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल की सरकार केवल 15 महीने छोड़कर किसी वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें छीन ली, उन पर अत्याचार किए, उनके पट्टे कैंसिल कर दिए। जंगल की ज़मीन पर जो अधिकार था आदिवासियों का, उसको जो पट्टे मिलने थे उसमें उन्होंने अधिकांश लोगों के पट्टे कैंसिल कर दिए। व्यापारियों को लूटा, चंदा वसूली की और जीएसटी के नाम पर परेशान किया व्यापारियों को। किसानों का कर्जा माफ़ करने का हमने निर्णय लिया और माफ़ भी हुए। 27 लाख लोगों के किसानों के कर्जे माफ़ हुए, 1 लाख तक के। हमारा वादा 2 लाख तक का था। There is a good set of industries, maybe 300, 400 of them, who are supporting us in developing, manufacturing, building systems for our space program. Possibly you are aware of the space sector reforms that happened recently. Government announced space sector reforms in 2020 and also created new organizations called InSpace, which is with a mandate of developing private space actors in this nation. Though there are industries who are building space systems, building rockets, building some parts, structures, electronics, but there is no end-to-end capability in industries to manufacture satellites, build rockets, or deploy applications of scale which is necessary. But it's very important that we develop and support private actors in this area to come up. So InSpace is mandated to do that, whereas ISRO is mandated to do the research and transfer the research outcome to industries. I think this is a different mandate. Earlier we were told that you research which is very secretive, very strategic, you keep it with you, don't give to anybody. Today the whole narrative has changed. Now we say that the public funded research is for the public and it is available to each one of you. Whoever is willing to take this technology, want to convert it into a business opportunity, it's available from ISRO to you over a license. And NSIL as a public sector undertaking is responsible to take up the commercial activities, and they are supposed to raise funds, they are supposed to create demand aggregation, do business, take the technology and transfer it and make money out of it. So the mandates have changed. We are trying to create this change of understanding within the organization as well as outside the country to tell people that it is now it's open. It's no longer a secretive organization. We are no longer containing everything within ourselves. It is available to the public industries for you to make business out of it. And we look at how the past where the governmental funding has been the only way we were running the organization. Now we are looking at how we can bring in new investment in this from FDI
we are also looking at the private investment to come forward to create more capabilities, especially in the commercial domain. For example, communication domain. Can private companies build satellites and launch on their own? It was not possible till last year. Now it is all possible. We are going to give them licenses to build satellites on their own, and that can be done outside ISRO. It can be launched using ISRO satellites, or we can go and launch somewhere else and provide services over India. And this is a very huge, it's a great opportunity. Similarly, for Earth observation and various other activities, now it's open to private. And we make sure the connect between ISRO and this private organization who want to work in space is really there. And the new business opportunities which are going to emerge in space sector is something that you need to study. I think I advise you to go through the possibilities, and then maybe some of you will be interested to work on it in the future. We see that the earlier approach of ISRO getting money from government, doing designs, giving to some secondary contractor or subcontractor to build the whole system is going to change now. The business possibility of space is going to be worked out in a private public partnership model, and we are working out these models. We are in discussion with various consultants to generate these models which will be best suited for space sector. Only then we can really increase the economy of space activity in this country from the current level of say $7 billion to something like $50 billion, which is significant part of the overall space economy that is present in the world. And for this we have various elements in place. Now the InSpace as an organization, the space policy that we have released in 2023, also the FDA policy which is currently being worked out, and we are also working on PPP models which will help you to go to this arrangement. Of course, our rockets are well known to you. I think I don't want to spend time on it. And the technologies that we have developed are also well known to you in terms of the rockets, the engines. The key of propulsion is something that we have been very cautiously working on, and it's a very important strategic capability for the nation. And many of you may be knowing that these engines are manufactured in private sector today. Godrej does it, L&T does it, there are Walchandnagar Industries does it, and there are many other companies who are contributing to the manufacturing of those engines, which are very critical technology. And I would like to thank all those industries who are helping us to manufacture all of them. But the fundamental research on this happens only in ISRO. Currently, the industries are not capable of doing basic research on material science, manufacturing technologies, calibration, fluid flow, etc., to a level that they can design themselves. And it's our desire that industries come up to do it in the future. Recent past, we have done fantastic missions. Just mentioned about the OneWeb mission. I think possibly you know the global conflict that is present today gave us an opportunity to launch OneWeb satellites. And when they approached us, it was a very challenging mission, and to deploy 32 satellites in a single mission at different orientation, we had to do a lot of modification in the rocket, design new algorithms, design new softwares and mechanisms to do this. And I'm very happy our people within just 1 or 2 months re-engineered the entire rocket to enable this launch to happen. I think the company, the OneWeb company itself, was surprised to see how a new rocket is able to do such a complex mission very successfully in the first attempt, and they said they were very happy to launch in the second attempt as well. And now they are telling, we are happy to come to you to launch the future generation of OneWeb satellites, and we are eagerly waiting for more contracts to come from them. I think this is something very interesting. We also did recently commercial missions for Singapore. 2 such missions for the PSLV were for user-funded commercial missions. The SSLV launch is very important. I think you are aware of the SSLV, which is a small rocket, but it costs only 1/10 of the PSLV. So we are able to launch half the payload with 1/10 the cost. So we brought in cost effectiveness in the whole design, which is going to be transferred to industries, and we want private people to come and take on the knowledge of this rocket and do. And we have recently issued a expression of interest for private people to come, understand the rocket and do it themselves. So we have made a kit for you for building rockets now in India. Currently we have 53 satellites for communication, earth observation, navigation, etc. And this is just not enough for the nation. We realize that for a country like India, we need 500 satellites, not 50 satellites. If you compare with our competitors or nations which are similar intent or world view, their number of satellites need to be not of this class. It has to be 10 times. If you have to really make it 10 times, then we need to create a opportunity around that 10 times satellites. Could be strategic, it could be business, it could be the communication, it could be earth observation and navigation.
and it could be signal intelligence, it could be traffic management, it could be IoT. I think many areas we need to create newer capabilities satellites. I think this is the opportunity that is available to us. We have created technology growth over the period of time. I would like to tell you that the technology growth today in India in spacecraft design and manufacturing is really fantastic. I think many of you may not be exposed to the capability that we have in the organization, and we are able to design every item that flies in our satellites and rockets within the country. Recently, I want to tell you the instruments that we flew on Chandrayaan-3, we subjected a review to experts from USA, NASA. They came here, Jet Propulsion Laboratory, they came, they reviewed my Chandrayaan mission before the actual landing, just to get confidence of landing it. After listening to us, understanding our work, they were really appreciative of the work that we did. And they said to design and develop such instruments in India at this cost is unheard of, and they want some of them to be purchased by USA. I think this is the type of the comments that they are able to give us. So it shows that it is possible for high-end instrumentation systems to be designed and developed within India. Of course, we face a huge challenge in terms of sourcing components. You know that electronics, chips, detectors, memories, many of them are imported. I think this remains as a major issue today, and many of the latest of the devices which are designed in the US are not accessible to our companies. So it's our endeavor. We have been working with the US to see how to ease the import restrictions within US companies and Indian companies. Don't give to ISRO. We are not necessarily telling you give to ISRO, but give to Indian companies. If Indian companies are enabled to access the latest of the technologies that US is developing, we will be able to make a better design in India than they could do it in US. I think this is something that we did tell them. Another important issue that we have been addressing is to help the government to do better governance through space enabled, and there is a lot of opportunity here. I think this, I want to tell you that the data that is coming from space is actually the wealth of the future. If you can work on the data and you can create sense out of the data, creating the image based data or time based data, navigation data, the communication data, the high bandwidth data, if you can synthesize this data and provide services to the government, services to the public, there is a huge business opportunity. For example, I will tell you climate and weather. It's such a great service that is not being exploited in this country in a commercial basis. You know, IMD gives out you some weather data every day, and I know many of you are not even looking at it because you are not very sure about it. See, if somebody can provide a weather services on your mobile, on a local based services, you will be dependent on it. In the morning when you get up, you will look at your mobile, what's the climate around my house, around the playground, around my school. If you can get it, you will source it, you will pay for it. And this is an opportunity that if you can through the space. It's similarly, you can use your fleet tracking, you can find out how to traffic congestions are there, you get update on space based so much of services. There is a huge opportunity with the data services. I think this is something that Indian companies need to exploit. Applications is a major area we have been working at, and most of these applications we work with the government departments, ministries, state governments for helping them for natural resource mapping, agriculture, weather forecasting, disaster management, resources management, water, etc., etc. So this is something well known to many of you, so I don't spend time on it. Another important thing which I want to tell you is our work with industries. We have been working with a large number of industries in this country, also work with startups, academia, and we also collaborate with the laboratories across this nation. It's not ISRO alone doing everything. I think possibly you know that we have connected with CSIR laboratories, we are connected with the Department of Science and Technology institutions, and many of the work that research work we do are funded through these institutions, funded by ISRO in these institutions, and many of the instruments that we use are sourced from these institutions, and knowledge also is sourced from them. And the work in industry is really fantastic, and many of the industries are working for us not for profit. I think this is something that you should all realize. Industries work for ISRO because they get pride out of it, and their capability in engineering capability actually gets scaled up once they start working with ISRO. And many of them told me this. For example, even companies like L&T, they say they get benefited being a partner of ISRO because they started working on our rocket motor case and they learned the technique of managing high strength steels, their welding, their manufacturing processes. Because of that, they were able to do much bigger business outside. So there is a secondary benefit coming out of working with ISRO, and many of the technologies that we have developed is through this partnership, not as a profit model that has been beneficial to the industry. We realize that strategic applications in space is very important, and we are working
in various ways. I don't want to explain this slide too much to you, but I can tell you in the coming days, strategic element in space is going to be very important, though it's civilian or military. NAVIC just mentioned that NAVIC chip is now slowly coming into many devices. NAVIC enabled mobile phones and other devices will slowly happen. Why it didn't happen in the past is a story which I don't want to explain. But we have made the necessary changes in the current NAVIC configuration, like introducing new bands called L1 band. Those who know the frequencies, you will realize. Earlier we had only L5 and S band. Now we have an L1 band, which enables Apple to put it in the mobile phone. It happened only because of the recent launches. And we are going to expand it in the future to make sure that we give high quality, high accuracy navigation services better than GPS within Indian continent. That's the goal that we have. We also are helping SatSure, companies like SatSure, Vasundhara and many other companies, Pixel. These are all satellite companies, satellite imaging business making companies who got incubated, who got help from ISRO to become very big companies today. Vasundhara and SatSure are doing a lot of image-based analytics measurements. Pixel is a company who built their own satellites and going to have a constellation to service many domains. And I would like to tell you that there are new startups and companies coming up in space sector with the capability to use space-based data and then expand them. Same is the case for rocket companies. I think these names are well known to you, Skyroot and Agnikul. I am sure about it. Many of you may be knowing. And they have been trying to develop rockets. Currently they are trying to develop only small rockets. Of course, this will not replace PSLV or GSLV Mark III. But it only shows that young people with that desire to develop new rockets and engines are there in this country, and they are getting headlines and accolades for all their work in this area. But of course, it will take some time for them to mature to a level. And the secret is that ISRO is supporting them, and we are not a competitor to these people. And we make sure that we don't be a competitor, and it is a complementary role that we are playing. Some of the launches that happened, the Skyroot launch, a suborbital launch happened. We had an engine test. Agnikul tested their engine in our facility. And we helped them to test their engine and understand. Many of the हिंदी इंग्लिश ठीक है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी एक याचिका जो उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ थी, साथ साथ चेन्नई पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ डायरेक्शंस मांगी गई थी, जिसमें मैंने कहा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलानी चाहिए, क्योंकि मेरी शिकायत के बावजूद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक्शन नहीं लिया और जो 100 मोटो डायरेक्शंस सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच के अंदर पहले ही दायर की गई हैं वो कंप्लाई विद नहीं की गई। जिसके बाद आर्गुमेंट सुनने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी जो पिटीशन थी उसको सुनने के लिए एग्रीड किया है। और पहले ही एक पिटीशन, जैसा कि सबको पता है, पहले ही एक पिटीशन दायर की जा चुकी है। तो स्टेट की तरफ से, तमिलनाडु स्टेट की तरफ से जो काउंसिल अपेयर हुए थे बिना नोटिस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बिना नोटिस के स्टेट कभी अपेयर नहीं होता, लेकिन इस पिटीशन में बिना नोटिस इशू किए स्टेट की तरफ से इसको अपोज किया गया। तो जल्द ही मुझे लगता है कि उन्हें कोई इसके ऊपर जरूर एक्शन इनिशिएट किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस पिटीशन को एग्रीड किया है हियरिंग के लिए। Today on my petition, Supreme Court agrees to hear my petition upon the mandability. Also, the Tamil Nadu Council was appeared without any notice issuing by Honorable Supreme Court. So it shows that the Tamil Nadu government has already been in pressure in this matter, as it is about lodging a FIR against Udayanidhi Stalin and A. Raja
I also seek contempt action against Chennai Police Commissioner and Delhi Police Commissioner. So the Supreme Court today agreed to hear my petition, and it will be tagged with the other petition in which the Honorable Supreme Court has already been issued notice. So it has been tagged, and it will be heard on next date of hearing. देखिए, रात में 11:15 बजे पुलिस को इत्तला आई थी, पीसीआर कॉल आई थी कि पिताजी ने क्या कि मेरे बेटे को मार दिया। तो तुरंत हम लोग मौके पहुंचे तो घर के बाहर ही ये ई ब्लॉक की जुगिया बोलते हैं, E57 की जुगिया नैन नगरी। तो वहाँ घर के बाहर ही ये एक यंग लड़का था, इसार इसका नाम है, 26 साल। तो उसकी डेड बॉडी रखी थी और चोट के निशान से नहीं दिख रहे थे हमें, थोड़े उसके माथे वाथे पे हल्का सा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो फिर पता लगा कि उसकी सवेरे पिटाई हुई है। तो उसकी बॉडी हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था मॉर्चरी में, आज उसका पोस्टमार्टम होगा। और हमने इसमें एक मर्डर का केस दर्ज किया है। पर अभी इनिशियली ये पता लगा है कि सवेरे 5 बजे के आसपास वहाँ G4 बोलते हैं, G4 ब्लॉक में